नमस्ते सदा नमस्ते मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों पहली डिफेंस अपडेट एलसीए तेजस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि डीआरडीओ अब लिमिटेड सीरीज वाले एलसीए तेजस पर स्वदेशी रूप से तैयार की गई 100 किलोमीटर रेंज वाली स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगाने जा रहा है और इसका ट्रायल इस साल के अंत तक हो जाएगा, जिससे कि स्वदेशी एलसीए तेजस की ग्राउंड स्ट्राइक क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल भारत के दुश्मनों के रडार सिस्टम हो, चाहे उनके बंकर्स हो या फिर टैक्सी ट्रैक या फिर रनवे, इन सब को खत्म कर सकती है। दोस्तों डीआरडीओ 100 के IIR वेरिएंट पर भी काम कर रहा है और ये जो नई वेरिएंट वाली मिसाइल होगी, इसमें ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन क्षमता होगी, जीपीएस जैमर्स होगा और टारगेट लोकेशन एरर जैसी इसकी क्षमताएं होंगी। यानी कि एलसीए तेजस पर डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इसके एडवांस वर्जन पर भी काम हो रहा है, जिसे IIR वेरिएंट भी कहा जा रहा है। इसका भी परीक्षण इसके बाद ही किया जाएगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि राफेल विमानों को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों कई सारे अनुमान लगते हैं और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं राफेल विमान के बारे में, लेकिन राफेल अपने आप में एक दमदार फाइटर जेट है और इसके लिए भारत ने 7.8 बिलियन यूरोस के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 36 राफेल विमान खरीदने का फैसला लिया। लेकिन अब जो नई खबर आई है उसके अनुसार भारत अब 18 और राफेल खरीदने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इन राफेलों की संख्या अब भारत के पास हो जाएगी। इस तरीके से भारतीय वायुसेना के पास हो जाएंगे 54 राफेल फाइटर जेट्स। जी हाँ, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि यह सबसे अच्छा वक्त है कि भारत 18 और नए राफेल विमान ले रहा है। इससे भारतीय वायुसेना का समय भी बचेगा। यानी दोस्तों इन 18 राफेल विमानों का ऑर्डर इस साल के अंत तक दे दिया जाएगा और इनकी डिलीवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। भारत के पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है, जिसके तहत भारत चाहे तो 114 राफेल 4.1 फाइटर जेट्स को ले सकता है अपने MFRA टेंडर के तहत। यही नहीं दोस्तों, बहुत सारे बैकग्राउंड ऐसे बन चुके हैं अब देश के अंदर ही कि अब राफेल का निर्माण भी भारत में होगा। जैसे कि मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर में अपना सर्विस सेंटर बना रही है और इस सर्विस सेंटर में राफेल की ओवरहोलिंग भी होगी और इसके अलावा इसका निर्माण भी होगा। यानी कि दोस्तों ये बात तो वैसे भी साफ हो ही चुकी है, जब ये इकोसिस्टम भारत में लग रहा है डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस का, तो इससे अपने आप ये बात जाहिर होती है कि भारत भविष्य में 18 ही नहीं बल्कि इसके ऊपर भी विमान ले सकता है, क्योंकि इससे एक तो रखरखाव और कीमत में भी काफी फर्क पड़ेगा। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि यूक्रेन को लेकर आ रही है। दोस्तों यूक्रेन की मिसाइल निर्माता कंपनी ने घोषणा की है कि उन्हें $200 मिलियन की R-27 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने का ऑर्डर मिला है। हालांकि इन्होंने किसी देश का नाम नहीं बताया, लेकिन ये देश भारत हो सकता है। यूक्रेन की इस कंपनी को 60 किलोमीटर रेंज वाली R-27 मिसाइल के लिए एडवांस पेमेंट भी मिल चुकी है। दरअसल इस मिसाइल को खरीदने के पीछे की वजह ये भी है क्योंकि ये मिसाइल हॉस्टाइल पायलट एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि MQ-9B आर्म ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दोस्तों अगले हफ्ते के अंत तक DAC-30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स के लिए आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे सकती है और कंप्लीट पैकेज के साथ ये 30 ड्रोन यूनिटें जो होंगी उनकी कीमत करीबन 22,000 करोड़ रुपए होगी। आपको बता दें कि अगर DAC से मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद इस फाइल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जहां इसे एक बार फाइनल होने के बाद इस सौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये 30 MQ-9B ड्रोन्स स्पेशल हथियार पैकेज के साथ भारत को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट रशिया के S-500 को लेकर आ रही है और जिसमें यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि S-500 का पहला ग्राहक चाइना भी बन सकता है। दरअसल रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि S-500 की 10 यूनिटें उनकी वायुसेना को 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी और S-500 सिस्टम अपने अंतिम दौर के परीक्षण से गुजर रहा है और 2021 के अंत तक इसके सभी ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना रशिया का पहला S-500 का खरीदार बन सकता है अगर रशिया इसके एक्सपोर्ट को मंजूरी देता है। लेकिन दोस्तों S-300 ऑलरेडी पहले से ही चाइना यूज कर रहा है और उसके बाद रशिया ने चाइना की हालत देख ली थी कि इसने हमारे हथियारों की कॉपी कर ली, डमी बना दिया और पाकिस्तान जैसे देश को भी बेच दिया। तो ऐसे में रशिया भी बिल्कुल अपने आप पर चूना नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना चूना लग चुका है रशिया को, चाहे फाइटर जेट्स के मामले हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम का मामला हो। ऐसे में रशिया किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो डिफेंस एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। अगर ऐसे में उसको इस तरीके के ग्राहक मिल जाते हैं जो उसको चूना लगाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भले ही पैसा तो दे देगा चाइना, क्योंकि इस वक्त उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, लेकिन आने वाले समय में उसके इन सिस्टम्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि कम दाम पर चाइना सेम चीजें कॉपी करके बेच देगा। हालांकि वो बात अलग है कि चाइना की जो ये कॉपी
किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं या हथियार होते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते, लेकिन फिर भी दुश्मन पर ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे में ये कयास लग रहा है कि हो सकता है कि S-500 के लिए चाइना अप्रोच करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि रशिया इसके लिए मना कर दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है रशिया के फैसले के बारे में? क्या वो ऐसा करेगा या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अब अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पूंजी खरीद के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल मई से घरेलू रक्षा विक्रेताओं के 86,623 करोड़ रुपए के 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 से 22 के लिए घरेलू खरीद का आवंटन पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया और इस साल सेना के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित राशि का लगभग 64.9% इसे कर दिया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने दुश्मन के ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, सॉफ्ट किल यानी कि दुश्मन के ड्रोन के संचार लिंक यानी कि कम्युनिकेशन लिंक को जाम करने के लिए, और हार्ड किल जिसमें कि ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर आधारित हार्ड किल है। इस तरीके की जवाबी हमलों में सक्षम है। आपको बता दें कि इस प्रणाली का डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी सशस्त्र सेनाओं और अन्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही प्रदर्शित भी किया जा चुका है। स्वदेशी डीआरडीओ काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी BEL को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य कंपनियों को काउंटर ड्रोन सिस्टम के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पेशकश भी की जा रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बनाए गए जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03 को इस साल की तीसरी तिमाही में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। इस सैटेलाइट की सहायता से बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की ताजा स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। आपको बता दें कि EOS-03 एक दिन में पूरे देश के 4 से 5 बार तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इसरो ने यह भी बताया कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि SSLV की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट 2021 की चौथी तिमाही में संपन्न होने का कार्यक्रम भी है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।